अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ हब में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन पर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। कहानियों के सिलसिले में कई बार मुख्तलिफ जेलों में जाने का इत्तेफाक हुआ। ये कहानी मुझे राजनपुर की जेल से हासिल हुई, जहाँ कत्ल के इल्जाम में कुछ कैदी खवातीन से मुलाकात हुई। इन्हीं में से एक जवान साला लड़की अनीला भी थी। वो राजनपुर के एक करीबी देहात की रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी। जब मैं उससे मिली, इसकी खूबसूरती मुरझाई हुई थी। रंगत जो कभी सुर्ख और सफेद रही होगी, अब जर्द हो चुकी थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी बेकरारी और कुछ वहशत भी थी। जब मैंने सवाल किया कि तुम क्यों कर कत्ल के जुर्म में यहाँ हो, जबकि तुम इतनी नाज़ुक अंदाम और नरम खूह लगती हो, तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बिलाखिर वो गोया हुई, इंसान जज्बात और गुस्से में बहुत कुछ कर गुजरता है। मुझसे भी ये गलती इसी वजह से सरजद हुई कि बचपन से जिद्दी और तंदखू थी। सब मुझे झगड़ालू कहते थे, लेकिन मैं खामखा झगड़ा नहीं करती थी। जब कोई मेरी चीज हथिया लेता तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता और मैं झगड़ा करती थी। बचपन से ही मुझ में एहसास मलकियत कूट कूट कर भरा हुआ था। मजाल है मेरे बहन भाई मेरी किसी चीज को हाथ लगाते, मेरी इजाजत के बगैर वो ऐसा करते तो मैं इनसे लड़ पड़ती थी। अनीला ने खासी लंबी तमहीद बांधी। मुझे दीगर खवातीन का भी हाल अहवाल मालूम करके डीसी साहब को रिपोर्ट भिजवानी थी, क्योंकि जेल में कैदी खवातीन के साथ तसल्ली बख्श सलूक के बारे में रिपोर्ट बनाने का काम भी मेरे जिम्मे लगाया गया था। मैंने अनीला से कहा, मैं तुम्हारी दास्तान सुनने दोबारा आऊंगी, अभी वक्त कम है। क्या तुम मुझे अपने घर वालों का पता बता सकती हो? मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। उसने घर का पता बता दिया। अगले रोज मैं अनीला के बताए हुए पते पर गई तो सबसे पहले इसकी कजन आबदा से मुलाकात हुई। वो बहुत खुश इखलाकी से मिली। तब मैंने उसे अपने आने का मकसद बताया कि अनीला के बारे में जानने आई हूँ। मेरी इसके साथ जेल में मुलाकात हुई है, लेकिन वहाँ इससे वकुआ के बारे में तफसील ना जान सकी। आबिदा बोली, मैं आपको बताती हूँ। गर्चे हम अपने घर की इस हकीकत पर बात करते हुए मेरे लब कांपते हैं। इस किस्म की दास्तानें कभी कभार किसी घराने में जन्म लेती हैं, मगर इतनी दर्दनाक शायद ही कोई होगी जितनी हमारी दास्तान है। 5 साल पहले का ये वाकया इस तरह आंखों के सामने घूमता है जैसे कल ही की बात हो। अनीला मेरी कजन आदत व अतवार से अच्छी थी, मगर जिद्दी बहुत थी। बाकी सारी बातें इसकी अच्छी थी। खूबसूरत थी, हमसे बहुत प्यार करती थी। तभी अम्मी इसको बहू बनाना चाहती थी। जब वो पैदा हुई तभी मेरी माँ ने इसे अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया था। वो ठीक दे के मांग हो गई और हमारे रस्म रिवाज के मुताबिक मेरी अम्मी ने इसके गले में सोने की माला डाल दी। वो पालने में थी और मेरे भाईजान तब महज 3 बरस के थे। वक्त का पंछी उड़ता रहा। एक रोज अनीला अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वो दुल्हन बनी हुई थी और सहेलियां गीत गा रही थी। इस वक्त अनीला 6 साल की थी। छोटी बच्चियां अक्सर ऐसे खेल खेलती हैं। इतने में बच्चियों ने शोर मचा दिया कि दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, और मेरे भाई हुमायूं को पकड़कर अनीला के पास ले आए। हुमायूं ने कहा, हम अनीला से शादी नहीं करेंगे, हम तो रुखसाना को अपनी दुल्हन बनाएंगे। रुखसाना अनीला की बहुत ही खूबसूरत सहेली थी। उस पर अनीला गुस्से में उठ खड़ी हुई और हुमायूं के बाल जोर से खींचने लगी। बोलो आप कि तुम हमसे शादी करोगे या नहीं? मेरे बाल छोड़ो, हुमायूं चिल्लाने लगा। बच्चों की चीख पुकार सुनकर घर वाले आ गए और उनकी हरकतों पर हंसने लगे। बचपन के खेल बचपन के साथ गए और अनीला हुमायूं की तस्वीर दिल में सजाए जवान हो गई। उसने मैट्रिक में स्कूल में अव्वल पोजीशन हासिल की। वो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर माँ ने कहा, बेटी को हम बहू रानी बनाएंगे, कोई नौकरी तो नहीं करवानी जो और पढ़ाए। अब अनीला सिर्फ घर के काम में मसरूफ रहती। घर में हर वक्त इसकी हुमायूं के साथ शादी के चर्चे की बातें होते रहती थी, जिन्हें सुनकर वो मुस्कुराती रहती। हुमायूं ने मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो डॉक्टर बनना चाहता था। अनीला जैसी ज़हीन और मोहब्बत करने वाली लड़की के साथ रहकर वो काफी मेहनती और लायक हो चुका था। उसकी मंगेतर उसे हम वक्त पढ़ने की तलकीन करती और मेहनत के साथ हिम्मत और हौसला बढ़ाती। मेरा भाई हमेशा कहता, तुम्हारी खातिर मुझे मेहनत करना पड़ेगी और हर सूरत डॉक्टर भी पढ़ना पड़ेगा, मगर मेरी जुदाई बर्दाश्त करना होगी, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो लाहौर में है। जब तक भाई की तालीम जारी थी, मेरी ये दीवानी कजन हफ्ते के 7 दिन गिन गिन कर गुजारती थी। जब वो घर आता,
अनिला मकान की छत पर खड़ी उसे देखती ही रहती। हमारे घर साथ साथ ही थे, तभी छत पर चली जाती थी। उस रोज भी हुमायूं घर आया हुआ था। जब अनिला हमारे घर आई, वो बजाय अम्मी को खाने पर मदऊ करने आई थी, लेकिन दरअसल वो किसी का दीदार करने आई थी। वो मेरे कमरे में आ गई। मैं पढ़ रही थी। वो बोली, क्या पढ़ रही हो? इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, मैंने जवाब दिया। अचानक उसकी नजर शेल्फ पर रखी हुमायूं भाई की तस्वीर पर पड़ गई। उसने फ्रेम उठाकर दुपट्टे में छुपाया और हमारे घर से बाहर निकल गई। तभी अम्मी से टकराव हो गया। वो खेत से ताजा साग लेकर आ रही थी। अनिला को रोककर कहने लगी, बेटी मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था, एक हिस्सा तुम लेती जाओ। वो भला कैसे साग के गट्ठर को थामती? उसने तो दोनों हाथों से दुपट्टे के नीचे छुपाई तस्वीर थामी हुई थी। साग पकड़ती तो तस्वीर गिर जाती। वो बोली, खाला मैं घर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आकर ले जाऊंगी। तब अम्मी ने उसे पकड़ कर कहा, तुम्हारे हाथ खाली हैं, अभी ले जाओ। ये कहकर उन्होंने उसके हाथ को खींचा तो सीने से लगी तस्वीर नीचे गिर गई और फ्रेम का शीशा टूट गया। अम्मी एकदम घबरा कर पीछे हट गई और अनिला शर्म से मुंह छुपाए वहां से भाग गई। अम्मी को अब अंदाजा हुआ कि वह हुमायूं से कितनी मोहब्बत करती। एक तरफ अनिला थी जो उनके बेटी की मोहब्बत में बहुत दूर जा चुकी थी, और दूसरी तरफ हुमायूं था जो वक्त के साथ साथ बदल चुका था। वो रुखसाना की मोहब्बत में माँ बाप तक को छोड़ने को तैयार था। इन दिनों वो मेडिकल के तीसरे साल में था। रुखसाना अमीर माँ बाप की बेटी थी। उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली थी और अब ये लोग इस्लामाबाद चले गए थे। हुमायूं उसकी खातिर अब छुट्टियों के दिनों में इस्लामाबाद जाने लगा। वो इससे मिलता रहता था। तालीम मुकम्मल करने के बाद रुखसाना ने जॉब कर ली थी और हुमायूं डॉक्टर बन गए और एक अस्पताल में काम करने लगे। एक दिन घर आया तो माँ ने कहा, बेटे तुम्हारी मंगेतर की उम्र निकली जा रही है, अगर मुनासिब समझो तो तुम दोनों को बचपन के रिश्ते के मुताबिक पक्के बंधन में बांध दे। हुमायूं ने जवाब दिया, अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, आप अनिला के वालिदैन से कह दें कि मेरा इंतजार ना करें। बेटी की बात सुनकर माँ ने खपकी से कहा, तुम्हें मेरी बात मानना होगी। तुमने अगर अनिला को ठुकराया तो मैं तुमको कभी माफ ना करूंगी। उसने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और घर से चला गया। जब काफी दिनों तक घर ना आया तो अम्मी को फिक्र हुई। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी तुम्हारा भाई नाराज होकर चला गया, चलो इसे मिलने चलते हैं। अभी हम ये बात कर रहे थे कि अनिला आ गई। उसने ये बात सुन ली। पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? अम्मी ने बताया कि हुमायूं मुझसे कुछ खफा है, इसलिए उसको देखने जा रहे हैं। वो बोली, खाला मैं भी आपके साथ चलूंगी। अम्मी ने बहुत रोका मगर वो जिद पे अड़ गई। आखिरकार हम तीनों मेरे छोटे भाई सलमान के हमरा इस्लामाबाद रवाना हो गए। जब हम उस अस्पताल पहुंचे जहां भाई काम कर रहे थे, वो हमको ना मिले। अलबत्ता जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी, जब उसे बताया कि वालदा और बहन मिलने आई हैं, उसने भाई की रिहाइश का पता दे दिया। हम वहां पहुंचे। कोठी के गेट पर ताला लगा हुआ था और चौकीदार बाहर मौजूद था। उसने बताया कि थोड़ी देर इंतजार कर ले, वो आते ही होंगे। ये कहकर चौकीदार चला गया। उस वक्त मगरिब हो रही थी। हमें इंतजार करते हुए आधा घंटा गुजर चुका था और भाई अभी तक ना आए थे। अम्मी भी अब परेशान और गुमसुम बैठी हुई थी। मुझे भाई पर गुस्सा आ रहा था। इसको दिक्कतों से पढ़ा लिखा कर माँ ने डॉक्टर बनाया और अब इस तरह इसके दरवाजे के साथ फकीरों की तरह बैठी थी। जब काफी देर गुजर गई और रात होने लगी तो सलमान बोला, अम्मी वापस घर चलते हैं या फिर किसी होटल में चलकर रहना होगा। हमने भाई को इत्तला ना दी और घर से चल पड़े। जाने वो किस काम से निकली हुई हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टर ने तो कहा था कि ड्यूटी खत्म होते ही घर पर चले जाएंगे। अम्मी बोली, जब तक हुमायूं नहीं आ जाता मैं यहीं बैठी हूँ, आखिर किसी वक्त तो आएगा। उधर अनिला थी कि उसकी नजर रास्ते से हटती ना थी। वो मुसलसल सड़क की तरफ देख रही थी। अचानक एक गाड़ी गेट के सामने आकर रुकी। उसमें से हुमायूं भाई और उनके पीछे एक औरत उतरी। उसके कटे हुए बाल शानों पर बिखरे हुए थे। चुस्त लिबास में इसका अंग अंग नजर आ रहा था। जब वो दोनों आगे बढ़े, अम्मी ने उठकर बेख्तियार पुकारा, हुमायूं बेटा तुम आ गए। भाई ने चौंक कर देखा। माँ तो बेटे से लिपट गई मगर साथ आने वाली औरत खड़ी देखती रही। तभी उसने अनिला को देखा। वो आगे बढ़ी ताकि इससे मिले मगर अनिला पीछे हट गई। तुमने मुझे पहचाना नहीं अनिला? वो औरत बोली, मैं तुम्हारे बचपन की सहेली, याद है हम गुड़ियों पटोले खेला करते थे। अब हुमायूं गोया हुई है। अनिला ये तुम्हारी सहेली है रुखसाना, और मुझसे कहा ये भाभी है तुम्हारी। उनसे गले मिले। अम्मी सारी बात समझ चुकी थी। उनको जिस बात का डर था वो हो चुकी थी। वो रुखसाना को जानती थी और उसके वालिदैन को भी। वो चुप खड़ी
رخسانہ کی طرف دیکھتی رہی اور کبھی انیلا کی طرف دیکھتی۔ وہ رخسانہ کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی۔ اچانک ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اب رخسانہ ہماری بیٹی ہے، سب اسے سلام کرنے۔ انیلا تم بھی بھابھی سے گلے ملو۔ مگر انیلا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ امی کچھ اور کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلی گئی۔ مجھے اور چھوٹے بھیا کو امی کی اس طرح بدل جانے پر بہت صدمہ ہوا اور ہم دونوں بھی انیلا کے پیچھے باہر چلے گئے۔ امی ہمیں پکارتی رہ گئی۔ سلمان بھیا نے کہا آپ رہیں اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ، ہم گھر جا رہے ہیں۔ بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر انیلا نہ رکی تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا۔ اس کے ساتھ بس میں واپس گھر کو لوٹ آئے۔ تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی، بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے۔ ہم نے گھر میں ذکر کیا، ایک آدھ رشتہ دار کو پتہ چلا، وہ اس طرح سارے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ ہمایوں نے اسلام آباد میں شادی کر لی ہے۔ انیلا کی سہیلیاں سے سوال کرتی، کچھ اسے بدنصیب کہتی، کچھ تسلی دیتی، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتی۔ ماں باپ بہن بھائی سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا۔ اب وہ نہ ہنستی تھی نہ مسکراتی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو اس کے لبوں پر طاری تھی۔ 15 روز بعد امی ہمایوں بھائی اور رخسانہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئے۔ رخسانہ امیر باپ کی بیٹی تھی، دہیج میں جائیداد لائی تھی، اس نے بھی بھائی سے باز پوچھ نہ کی۔ دل میں جو غم تھا وہ دبا لیا، اوپری دل سے ہر کوئی ان کی مبارکباد کہہ رہا تھا۔ امی سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جیسے انیلا کو بھلا چکی ہیں، حالانکہ وہ ان کی بہن کی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی۔ شاید امی رخسانہ کی دولت اور اونچی سوسائٹی سے مروب ہو چکی تھی، یا پھر ہمایوں کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانتا بند رہا، رات کو دیر تک جاگنے سے سب ہی تھک گئے۔ امی نے رخسانہ بھابھی اور بھائی ہمایوں کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا، وہ سونے کے لیے چلے گئے۔ دونوں جلد ہی گہری نیند میں ڈوب گئے۔ دوسری طرف دیوار سے ادھر انیلا کے کان ہمارے گھر کی مبارکبادیاں سن رہے تھے۔ وہ سخت مضطرب تھی، درد فراق سے تڑپ رہی تھی، طرح طرح کے خیالات اس کے دماغ کو سلگا رہے تھے۔ وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھی مگر توہین کا احساس چین نہ لینے دیتا تھا۔ دن بچپن کا منگیتر، اس کا محبوب جس کے خیال میں اس نے اب تک کی زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا، اس کی سہیلی کے پہلو میں چین کی نیند سو رہا تھا۔ یک نہ جانے سے کیا ہوا، وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئی، اپنی طرف کے زینے سے چھت پر پہنچی۔ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئی جس میں بھائی اور بھابھی سو رہے تھے۔ کھڑکی سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا، مدھم روشنی میں بستر پر دونوں محو خواب تھے۔ اس کے غمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا، ورنہ یہ پنچھی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکا اٹھا لیا۔ انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک گئی تھی۔ وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ ایک نظر سوئے ہوئے نوبیاتا جوڑے کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے وار کر دیا۔ پہلا وار رخسانہ بھابھی پر پڑا اور ایک چیخ بلند ہوئی۔ بھائی کی آنکھ کھلی گئی، گھر کے لوگ بھی جاگ پڑے تو وہ ٹوکا وہیں پھینک کر بھاگی۔ رخسانہ خون میں نہا گئی تھی، ہسپتال جاتے جاتے ٹھنڈی ہو گئی۔ انیلا کو آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا۔ باوجود تمام تر غم غصے کے ہمایوں بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی، مگر اس نے خود ہی اقرار جرم کر لیا۔ اسے سزا ہو گئی۔ آج نہ امی سکون سے ہیں اور نہ انیلا اور اس کے گھر والے۔ رخسانہ بھابھی کے گھر والوں پر جو بیتی وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے۔ میں یہی سوچتی ہوں اگر امی پالنے میں پڑی انیلا کا رشتہ نہ مانگتی تو یہ المناک داستان کبھی جنم نہ لیتی۔